नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पंचऋषि टॉक्स के एक नए संस्करण में। आई एम अ 1987 born, exactly 25 years after the 1962 war between India and China. फिर भी मेरी पिछली जनरेशन ने मुझे वो कई कहानियां बताई हैं जो 1962 की लड़ाई में इंडिया ने झेली। वो हार का दंश, वो अद्भुत शौर्य जो हमारे सैनिकों ने दिखाया। आज भी मुझे याद है वो कहानी जो मैंने अपने पिता से सुनी कि 1962 के युद्ध के बाद 1963 में रामलीला मैदान में जब लता मंगेशकर ने वो गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। और पंडित नेहरू उसी सभा स्थल में रोने लगे थे। ये बात सच है कि हमें चाइना के साथ बहुत सारे स्कोर सेटल करने हैं। वो स्कोर मिलिटरी हो सकते हैं, विधि के हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हो सकते हैं, ट्रेड के हो सकते हैं, डिप्लोमेसी के हो सकते हैं। और ये भी सच है कि हम चाइना से इस युद्ध में कहीं ना कहीं पीछे हैं। लेकिन चाइना के किसी भी युद्ध को और चाइना के साथ हुई किसी भी स्थिति को केवल आज की स्थिति के रूप में समझना सही नहीं होगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया और चाइना के रिश्तों को डीक्लासिफाई किया जाए। और ये भी ज़रूरी है कि चाइना और इंडिया के करंट इशू को डीक्लासिफाई किया जाए। सो टुडेज एपिसोड इज अबाउट डीक्लासिफाइंग इंडिया एंड चाइना करंट ऑनगोइंग LOAC बॉर्डर क्राइसिस। इस एपिसोड को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए, चीन के साथ किसी भी मुद्दे पर हम वैचारिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सैन्य, व्यापारिक अपरिपक्वता के साथ नहीं लड़ सकते। और ये ज़रूरी है कि यह अपरिपक्वता न केवल हमारे सरकारी ढांचे से और सैन्य ढांचे से दूर हो, जिसकी मुझे उम्मीद है और आशा करता हूँ कि वो दूर हो चुकी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जनमानस से यह परिपक्वता दूर हो। क्योंकि चीन और भारत के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में हम अक्सर कई बैगेज कैरी करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम चीन और भारत के रिश्तों और उनके सैन्य कॉन्फ्लिक्ट्स को ज़रा समझने की कोशिश करें। इसीलिए आज मैंने ये मुद्दा चुना है, जिसमें मैं आज विशेष रूप से गलवान घाटी और गलवान घाटी से जुड़े हुए स्टैंड ऑफ जो इंडिया और चाइना के बीच में है, या आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया और चाइना के बीच में है, या नॉन आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करूँ। गलवान घाटी गलवान नदी की घाटी है जो अक्साई चीन के एरिया से शुरू होती है और बाद में श्योक नदी में जाके मिलती है। अक्साई चीन का जिस एरिया से जो जो ये घाटी शुरू होती है वो है सामजुलिंग। सामजुलिंग इज इन ईस्टर्न साइड ऑफ काराकोरम। और सामजुलिंग एक बहुत बड़ी पोस्ट है चाइनीज PLA की। और अक्साई चीन पे कब्जे के बाद से सामजुलिंग पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखा है चाइना ने। खैर, इसको समझने के लिए जरा सा देखना पड़ेगा पूर्व के इतिहास में। देर आर सर्टेन क्लेम लाइन्स बाई चाइना। जो पहली क्लेम लाइन चाइना की आई वो 1956 में आई, जिसमें चाइना ने अक्साई चीन, पूरे अक्साई चीन को अपना एरिया क्लेम किया। तब तक 1962 का युद्ध नहीं हुआ था। 1962 में भारत की गोरखा रेजिमेंट ने 4 जुलाई 1962 को गोरखा रेजिमेंट ने सामजुलिंग के जरा सा नीचे, जो कि भारत का हिस्सा था, अक्साई चीन क्योंकि भारत का हिस्सा था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय मिलिट्री कंट्रोल भी था और वर्तमान में भी है। तो सामजुलिंग के नीचे यानी डोकलाम वैली के पास एक पोस्ट बनाई जो इसकी सबसे ऊपर की पोस्ट थी, द अपर मोस्ट पोस्ट ऑन गलवान वैली। 20 अक्टूबर 1962 को इस पर एक बहुत हैवी अटैक हुआ, जिसमें हमारे कई सोल्जर शहीद हुए, कई गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन फिर भी इस पोस्ट पर, गलवान घाटी की सबसे ऊंची पोस्ट पर, चाइनीज आर्मी 1962 में कब्जा नहीं कर पाई। हद देखिए कि पूरी बटालियन भेजी गई, तब जाके उस पोस्ट पर कब्जा हुआ। उसके बाद चाइना ने एक नई क्लेम लाइन जारी करी, 1962 की क्लेम लाइन, जिसमें उसने अक्साई चीन का 75% हिस्सा ले लिया। और जो वास्तव में कंट्रोल लाइन थी, जिसको आप LOC बोलते हैं, उसकी जगह पर LOAC का निर्माण हुआ, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, जहां पर एक्चुअली दोनों सीमाएं एक दूसरे से स्टैंड ऑफ करती हैं, एक दूसरे से आमने सामने रहती हैं। LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल जिस पे दोनों देश क्लेम करते हैं, जैसे कि भारत अक्साई चीन को पे क्लेम करता है। इसी तरह चाइना का क्लेम लाइन अलग है, क्योंकि चाइना अरुणाचल का कुछ हिस्सा, सिक्किम का कुछ हिस्सा, इवन लद्दाख का कुछ हिस्सा, प्योंगयांग लेक पूरी, वो क्लेम करता है। तो ये है LOC, बट व्हाट वी आर राइट नाउ कन्फ्रंटिंग इज LOAC, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल
कंट्रोल. नाउ 1994 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट हुआ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसमें ये बोला गया कि LOAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो इस समय है, उससे 2 किलोमीटर इंडियन साइड एंड 2 किलोमीटर चाइनीज साइड हम ना तो कोई निर्माण करेंगे ना ही कोई आर्म्ड हथियारों का यूज करेंगे. कोई भी बॉम्बिंग करना, इवन हंटिंग के लिए भी हम हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. दिस इज अ वेरी वंडरफुल 1994 agreement. Now, without this agreement, there was some tent which was building in this Galwan Valley region, जिस पर भारतीय सैनिकों ने जाके अपोज किया, जो कि निहत्थे थे, जिस पर चाइनीज ने अपोज किया और वो ना रिस्ट फाइट से बढ़ते हुए जो एम्यूनेशन तो यूज़ नहीं कर सकते, तो जो लाठी डंडे, नेल्स लगे हुए डंडे, आयरन रॉड से उन्होंने प्रहार किया. अभी प्रहार की और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि शुरुआत में इंडियन ट्रूप्स वर आउटनंबरिंग चाइनीज ट्रूप, बट देन चाइनीज ट्रूप केम टू हेल्प चाइना, चाइनीज अदर ट्रूप्स, और कुछ हमारे जवानों को उन्होंने उस घाटी से नीचे ढकेल दिया. उस घाटी से नीचे ढकेलने पर वो गलवान रिवर के करीब में गिरे, जहाँ पर उनकी चूंकि रात में हुआ और उनको बचाया नहीं जा सका, इसलिए हाइपोथर्मिया से और इंजरीज से उनकी डेथ हुई. अभी बात ये आती है, पहला जो विवाद आता है वो ये आता है कि क्या चाइनीज आर्मी ने सफ़र नहीं किया. तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, चाइना कभी अपने आर्मी मैन के लॉस को क्लेम नहीं करता. 1962 के वॉर को उन्होंने बहुत बाद में 1994 में क्लेम किया, एग्जैक्टली लाइक पाकिस्तान. पाकिस्तान हैज़ नेवर claimed the lives they lost in Kargil. Way back in 2014 they claimed it in a report when it was declassified. So what is important is that you see the number of Indian jawans who martyred there and number of Indian jawan who got brutal injury. There was more than 80 jawan from Indian side were involved. I understand 20 got martyred, 20 लोग शहीद हुए, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि लगभग इतने ही या इससे ज़्यादा चाइनीज़ में भी फैटेलिटी और इंजरी हुई, जिसको चाइना क्लेम नहीं करेगा. तो पहला अपरिपक्वता तो ये हटा देनी चाहिए कि कितने जवान शहीद हुए चाइना के, कितने सैनिक शहीद हुए चाइना के, कितने सैनिक शहीद हुए हमारे. बात ये नहीं है कि कितने उनके शहीद हुए, कितने हमारे शहीद हुए. इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्लैश जब भी होगा तो इंडियन आर्मी पे भरोसा रखिए. इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मी, वन ऑफ द मोस्ट courageous आर्मी इन द वर्ल्ड. Of course, there were casualties from on Chinese side. They may claim it, they may not claim it. Whole world knows it. So that is one misconception या एक अपरिपक्वता जो हमें दूर करनी चाहिए. इसके साथ साथ चाइना और इंडिया के अगर आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो ऐसा नहीं है कि केवल 1962 को देखना चाहिए. There was one other fight which we forget and often tend to forget, is a fight that happened in 1967 on Nathula and Chola clash in Sikkim. Now this is a wonderful story for India, where 40 men defeated more than 400 Chinese soldiers. So in this, India actually defended a very heavy attack, even an air attack on Nathula, preserved Nathula, protected Nathula, and 40 Indian soldiers were martyred, whereas 400 Chinese soldiers were killed. There was also an attack in 1975 on Patrol Party of Assam Rifles, which was ambushed by PLA when Indian Patrol Party was going to Tulungla and Bomdila in Arunachal, in Assam. So there is always a chain of conflict between India and China, but war या आर्म्स का यूज नहीं होता because of 1994 treaty. डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद चाइना की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आया. डोकलाम स्थिति जो 2017 का स्टैंड ऑफ था, उसके बाद परिवर्तन ये आया कि चाइना ने एक एग्रेसिव पॉलिसी स्टार्ट करी है LOAC पर, जिसमें उसका क्लेम बढ़ता जा रहा है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. जिस तरह से चाइना इस समय वैश्विक परिप्रेक्ष्य में घिरा हुआ है और वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है, और एक अपोजिशन भी है चाइना के ऊपर, जिस तरह से डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनली भी जिस तरह से उसने कोविड सिचुएशन को हैंडल किया, विश्व भर में फैलाया, पहुंचाया, तो उसको दबाने के लिए भी एक नेशनलिज्म का मूव हो सकता है वर्तमान वहाँ के प्रीमियर शी जिनपिंग द्वारा. और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, बट इसमें बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपरिपक्वताओं से दूर रहना चाहिए. दूसरी अपरिपक्वता जो इसमें हो रही है वो ये हो रही है कि क्या हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई.
डिप्लोमेसी फेल नहीं होती, डिप्लोमेसी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. सो you cannot say that diplomacy has totally failed. Yes, diplomacy has taken a block because we were not expecting it from China. But China always does things which we do not expect from China. So, non trusting China is a wonderful diplomatic lesson that India has learned, and India should keep it. That's what the lesson we have learned in 1962, that we should not trust China on border issues. Third is what we are hearing a lot about is boycott Chinese product. I am so totally in favor of boycotting Chinese product, but it's found so stupid that you buy a Chinese product and then burn it. अगर ये केवल स्टेटमेंट देने तक है तो ठीक है, लेकिन जब तक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत नहीं होगा तब तक हम चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट, केवल बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा. क्योंकि बॉयकॉट करने के बाद अगर इंडियन यूजर को इंडियन प्रोडक्ट महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है, then it is a problematic thing. And it is not only because Indian manufactured goods are not there, it is also because of our policies are designed in such a way that Indian manufacture is sidelined. So until and unless हम इन अपरिपक्वताओं को दूर नहीं करेंगे, हम केवल नंबर्स की नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ बदले की नहीं सोचेंगे, बदला लेने का तरीका भी इम्पोर्टेंट है, बदला लेने का स्वरूप भी इम्पोर्टेंट है. और आजकल हर चैनलों पे कोई ना कोई एक्सपर्ट आ रहा है और बदला लेने के तरीके बता रहा है, युद्ध करना चाहिए. हमें ज़रा सोचना चाहिए कि हम उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है. हमारी सेना है, हमारी सेना जानती है कि चीन से किस तरह से, किस जगह पर, किस परिस्थिति में उनके खिलाफ एक्शन लेना है. ये सिक्किम में होगा या अरुणाचल में होगा या लद्दाख में होगा या पांगोंग लेक में होगा, ये हम अपनी सेना के ऊपर छोड़ते हैं और उन पर भरोसा रखते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और ना होने देना चाहिए. इस मामले में जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है तो हम सब भारतीय अपनी सेना के साथ, अपनी सरकार के साथ खड़े हुए हैं. और इस अपरिपक्वता को अगर हम दूर कर पाएंगे तो हम चाइना से बहुत आसानी से निपट पाएंगे और चाइना को एक माकूल जवाब भी दे पाएंगे, जो आजकल की परिस्थिति में देना ज़रूरी है. तो ज़रूर ध्यान रखिए कि 1962 is a year where we lost a war, but there is also 1967 where India taught China a very very important lesson which China has not forgotten, and I hope आप भी उसको भूलेंगे नहीं. Thank you.